कांग्रेस अपने बहुत ही बुरे दौर से गुजर रही है। तो इंडिया ब्लॉक के अगर अन्य दल जो हैं वो ये मानते हैं कि बेशक हम बीजेपी का विरोध करते हैं, बेशक हम पीएम मोदी का विरोध करते हैं या विरोध की राजनीति करते हैं, लेकिन इसके बावजूद इस सेंसिटिव मुद्दे पर हमको कोई बात नहीं बोलनी चाहिए। लेकिन ये बात कांग्रेस को समझ में क्यों नहीं आती। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ आंचल मित्तल। ऑपरेशन सिंदूर के बाद इंडिया ब्लॉक कहीं ना कहीं बिखरता हुआ नजर आ रहा है। इसका कारण ये है कि जहां एक और इंडिया ब्लॉक की अन्य पार्टी केंद्र सरकार के और इंडियन आर्मी के इस फैसले को समर्थन दे रही है, तो वही कांग्रेस की तरफ से इन दिनों ऐसी तीखी बयानबाजी की जा रही है जिसके कारण ये नजर आ रहा है कि इंडिया ब्लॉक की तमाम पार्टियां कांग्रेस का साथ देती नजर नहीं आ रही। तो ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार क्या इंडिया ब्लॉक बिखर रहा है या फिर इसके बाद इंडिया ब्लॉक का क्या अंजाम होगा। इसी को लेकर आज हम समझेंगे। इस वक्त मेरे साथ सलाहकार संपादक प्रवीण तिवारी जी मौजूद है। इनसे समझेंगे कि इंडिया ब्लॉक का आगे क्या कुछ होने वाला है। तो जी सर, आपको क्या लगता है इस पर? पहले तो इंडिया ब्लॉक क्यों बना वो समझने जैसी बात है। वो एक मजबूरी का सौदा रहा। उसमें एक समय पर आम आदमी पार्टी, तृणमूल कांग्रेस, ये बहुत महत्वपूर्ण इनके घटक माने जाते हैं, लेकिन यही घटक जो हैं वो छिटके छिटके दिखाई देते हैं। कांग्रेस की एक मजबूरी रही है। कांग्रेस एक समय पर सियासी वर्चस्व वाली पार्टी रही है भारत में। कांग्रेस के इर्द गिर्द भी कोई पार्टी फटकती नहीं दिखाई देती थी, एक तरफा उनकी ताकत चलती थी। लेकिन आज दौर बदल गया है। कांग्रेस अपने बहुत ही बुरे दौर से गुजर रही है और कांग्रेस पार्टी को रिवाइव करने का प्रयास राहुल गांधी कर रहे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे हैं ही, उनको चेहरा बनाया गया, लेकिन कुल मिलाकर ये माना जाए कि सारी सियासत जो है कांग्रेस की वो राहुल गांधी के इर्द गिर्द, उनकी इमेज के इर्द गिर्द है। अब आइए इंडिया ब्लॉक पर। इंडिया ब्लॉक क्या है पहले ये समझिए। इंडिया ब्लॉक उन क्षेत्रीय ताकतों और कांग्रेस का गठबंधन है जो अपने अपने क्षेत्र में बड़ा अच्छा कर रही हैं। अब ये पार्टियां अपने अपने क्षेत्रों में अच्छा क्यों कर रही हैं? ये पार्टियां वो पार्टियां हैं जो किसी समय कांग्रेस का ही हिस्सा हुआ करती थी। उसी से जैसे तृणमूल कांग्रेस, एनसीपी, ये सब पार्टियां जो हैं वो कांग्रेस से ही टूटकर निकली हैं एक समय पर। अब इन्होंने अपनी शक्ति को बनाया किसके बिना पर? कांग्रेस से टूटे तो हमने खुद को बनाया। अब कांग्रेस में मिलकर या कांग्रेस के साथ मिलकर वो पाएंगे या खोएंगे, इसका कन्फ्यूजन तो पहले दिन से इंडिया ब्लॉक की पार्टियों के भीतर रहा है। जब मुद्दों की बात आती है, जैसे अभी ये मुद्दा हुआ, एक मुद्दा पहले तो मैं आपको वो बताता हूँ जिस पर सारे एक हो गए थे। वो था कथित तौर पर केंद्रीय जांच एजेंसियों का, खास तौर पर ईडी का गलत इस्तेमाल, जैसा कि इन लोगों की तरफ से आरोप लगाया जा रहा था कथित तौर पर। अब ये आरोप लगा कर विपक्ष ने अपने आप को एकजुट, क्योंकि सभी के नेता कहीं ना कहीं फंसे हुए थे अलग अलग जगह, तो इस मामले में तृणमूल कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, कांग्रेस सब एक मंच पर दिखाई देते थे। लेकिन अन्य कोई भी मुद्दा उठा लें तो उसमें इनका विरोध हमेशा रहेगा। पश्चिम बंगाल की सियासत में कभी कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस एक हो ही नहीं सकती है, नुकसान है उनका। तृणमूल कांग्रेस और वामपंथी दलों का जो मुकाबला था वो अब तृणमूल कांग्रेस और बीजेपी का मुकाबला हो गया, दो धड़ों में है। एक तीसरा धड़ा वामपंथी दलों कांग्रेस का बचा, ये हो गया। अब आप देखिए केरल की सियासत को। केरल की सियासत में आप देखेंगे कि यहाँ पर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग जो है वो और कांग्रेस मिलकर यूडीएफ एक उनका गठबंधन है, यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट। ये जो गठबंधन है ये बड़ा मजबूत गठबंधन है केरल की सियासत में। लेकिन उसमें जो मुस्लिम लीग वाला हिस्सा है, उनके नेता स्पष्ट कर चुके हैं, वो खुद इसका डेलीगेशन का हिस्सा है। उन्होंने बड़ी खुशी जाहिर की, वो गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अरे ये तो हमारे लिए बड़ा गर्व का विषय है, हम दुश्मन देश के खिलाफ बात को रखेंगे। कांग्रेस एकमात्र ऐसी पार्टी बची इस ब्लॉक में। थोड़ा कुछ आपने तृणमूल कांग्रेस का सुना होगा, जब वो यूसुफ पठान को भेजे जाने को लेकर उनकी नाराज़गियां सामने आ रही थी। अभिषेक बनर्जी का नाम ले तो अभिषेक बनर्जी को शामिल कर लिया गया। उस पर वंशवाद की राजनीति का जो है अब आरोप प्रत्यारोप भारतीय जनता पार्टी की तरफ से लगने लगे। कुल मिलाकर ये जो डेलीगेशन भेजने की प्रक्रिया है, इस पर कांग्रेस जो है वो बहुत ज़्यादा नाराज़ हो ऐसा मुझे नहीं लगता। कांग्रेस को ऑपरेशन सिंदूर के बाद जो एक माहौल बना है, उस माहौल को तोड़ने के लिए कि भारतीय जनता, अगर मान लीजिए ऑपरेशन सिंदूर का जो माहौल लोगों में गया और जो गया भी है, सही मायनों में गया है, वो यही ट्रैक्शन रहता है तो निर्विवाद रूप से आने वाले हर चुनाव में, किसी भी परीक्षा में भारतीय जनता पार्टी अच्छे नंबरों से पास होगी। ये कांग्रेस का डर भी है, सियासी मजबूरी भी है। अब कांग्रेस को उसको काउंटर करना है, लेकिन यहाँ पर एक बड़ी गड़बड़ हो जाती है। यही तो देशभक्ति, ये जो मामले होते हैं बड़े सेंसिटिव होते हैं। आप यहाँ पर अगर इस बात का विरोध करके कोई भी सवाल पूछते हैं तो आप समझ लीजिए वही बात आप कहते हुए दिखाई देंगे जो पाकिस्तान अपने यहाँ पर कह रहा है।
क्या आप सवाल खड़े कर रहे हैं? आप बोल रहे हैं हमारी सेना को कितना नुकसान हुआ वो बताइए, हमारे कितने सैनिक मारे गए हैं वो बताइए, हमारे कितने प्लेन गिर गए हैं वो बताइए, और हुआ भी कि नहीं हुआ जैसे भी सवाल शुरू हो गए। अब ये सारी बातें, या हमला आपने किया उसके पहले बता क्यों दिया, ये ऐसे कई सवाल उन्होंने खड़े कर दिए जो सवाल किसी भी देशवासी को पसंद नहीं आएंगे, ख़ास तौर पर तब जबकि ऑपरेशन सिंदूर सचमुच कामयाब रहा है और पूरी दुनिया इस बात को जानती है। भारतीय डेलीगेशन क्यों जा रहा है? दुनिया के 33 देशों में हम जा रहे हैं। इन 33 देशों का चुनाव भी बहुत महत्व के साथ किया गया है। इसमें सऊदी अरब है, यूएई है, जापान है और अफ्रीका के कई सारे देश हैं, अमेरिका, रशिया जैसी बड़ी ताकतें हैं। ये सब इन देशों में डेलीगेशन भेजने का एक मकसद है हमारा। इनके साथ एक तो हमारे द्विपक्षीय संबंध बड़े मजबूत हैं, दूसरा वैश्विक स्तर पर यूएनएससी का अभी अस्थायी सदस्य के तौर पर अगले कुछ और महीनों तक जो है वो पाकिस्तान बना रहेगा, तो वहाँ पर ये मुद्दा बार बार उठाता रहेगा। तो वैश्विक स्तर पर अपने लिए एक जन समर्थन जुटाना एक मकसद है, और ऐसे जन समर्थन को जुटाने के लिए एकजुटता दिखाना बहुत ज़रूरी है। डेलीगेशन बिल्कुल भी आंतरिक राजनीति से जुड़ा हुआ नहीं है। ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाने के लिए डेलीगेशन के मुद्दे को एक आधार बनाया गया, वहाँ से बात को शुरू किया गया। लेकिन आप देखिए डेलीगेशन पर उतने सवाल नहीं जितने अब कांग्रेस की तरफ से ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल उठाए जाने लगे। तो जिस समय तक ये स्थितियाँ चली तब तक कांग्रेस ने भी अपने आप को रोके रखा, कांग्रेस ने इस पर कोई टिप्पणी नहीं की, अच्छी बात है। लेकिन जैसे ही ऑपरेशन सिंदूर समाप्त हुआ या ये सीज़ फायर हुआ, उसके बाद में कांग्रेस ने आंतरिक राजनीति के दबाव में इन पर बयान देना शुरू किया है। वो उनकी स्ट्रैटेजी किसी भी पॉलिटिकल पार्टी की हो सकती है, लेकिन विपक्षी दल अकेला कांग्रेस नहीं है। यहीं इंडिया ब्लॉक वाली आपकी जो बात है वो सामने आती है। तो इंडिया ब्लॉक के अगर अन्य दल जो हैं वो ये मानते हैं कि बेशक हम बीजेपी का विरोध करते हैं, बेशक हम पीएम मोदी का विरोध करते हैं या विरोध की राजनीति करते हैं, लेकिन इसके बावजूद इस सेंसिटिव मुद्दे पर हमको कोई बात नहीं बोलनी चाहिए। लेकिन ये बात कांग्रेस को समझ में क्यों नहीं आती, ये एक सोचने का विषय है। देखिए कांग्रेस के अपने रणनीतिकार होते हैं, कांग्रेस एक बड़ी पार्टी है, वहाँ पर बड़े वाइज नेता रहे हैं, लेकिन उन्हीं में से जैसे देखिए उदाहरण के लिए आप अब देखिए पी चिदम्बरम साहब हैं, उनका सुर बिल्कुल, पी चिदम्बरम एक समय समझ लीजिए धुरी थे कांग्रेस की, सबसे बड़े रणनीतिकार। आप मनीष तिवारी को देख लीजिए, हालांकि मनीष तिवारी, शशि थरूर ये आज अभी से अलगाव नहीं हुआ है इनका कांग्रेस से। जब आपको याद होगा राष्ट्रीय अध्यक्ष के चुनाव की बात हुई थी, इन लोगों ने अपना नॉमिनेशन और अब किसी को पार्टी में से चुना जाना चाहिए, और राहुल गांधी के नाम को लेकर इनका थोड़ा सा विरोध था। उसी समय से शशि थरूर तो लड़े भी थे, हार गए थे, मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ लड़े भी थे वो कांग्रेस अध्यक्ष का चुनाव। खैर ये सारी बातों से इतर शशि थरूर, मनीष तिवारी, इनका स्टैंड तो हम पहले से जानते हैं, अब वो और मुखर रूप से सामने आ रहा है। मनीष तिवारी तो इस देशभक्ति का गीत गाते हुए दिखाई दे रहे हैं। शशि थरूर इस डेलीगेशन में इसलिए भी हैं क्योंकि यूएन का उनका बड़ा गहरा अनुभव है, अंतर्राष्ट्रीय संबंधों को बड़ी बेहतर तरीके से समझते हैं। तो वो सिर्फ एक सांसद या कांग्रेस के नेता के तौर पर नहीं बल्कि भारत को रिप्रेजेंट करने के लिए एक बड़ी अच्छी चॉइस है, इसलिए उनको महत्वपूर्ण डेलीगेशन में रखा गया है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर कांग्रेस अलग थलग पड़ती दिखाई दे रही है। ये जो इंडिया ब्लॉक वाली आपने बात कही है, इंडिया ब्लॉक का बिखराव इसीलिए समझना महत्वपूर्ण है क्योंकि आगामी दिनों में आपके बिहार में चुनाव है, बिहार के बाद में पश्चिम बंगाल में चुनाव है। देश चुनाव का है, हालांकि वन नेशन वन इलेक्शन की बात हो रही है, वो जब होगा तब होगा, लेकिन हमेशा हम देखते हैं कि हम चुनावी मोड में रहते हैं। इस चुनावी मोड में रहते रहते कांग्रेस के पास में अपने दम पर, जैसे आज मान लीजिए बिहार में कांग्रेस को अपने दम पर चुनाव लड़ना पड़े, एक उदाहरण लीजिए छोटा सा, तो क्या होगा? होगा ये कि कांग्रेस तो जाएगी जाएगी, हम तो डूबेंगे सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, आरजेडी को भी ले डूबेंगे, क्योंकि आपस में इनका वोट बढ़ जाएगा। और ये जो वोटों का बंटना है, ये कांग्रेस की मजबूरी लगभग हर राज्य में है। अब आप थोड़ा सा कुछ एक, जैसे आप कर्नाटक की सियासत को छोड़ दें, तेलंगाना को छोड़ दें, हिमाचल को छोड़ दें, मध्य प्रदेश को छोड़ दें, राजस्थान को छोड़ दें, ये कुछ राज्य, छत्तीसगढ़ की सियासत है, हरियाणा की सियासत, ये वो, हरियाणा में भी हालांकि क्षेत्रीय दल हैं, लेकिन ये वो राज्य हैं जहां पर कांग्रेस अपने दम पर बीजेपी से टक्कर लेती है। और उसकी क्या हालत हुई है ये वर्तमान आपको परिणाम बताते हैं। हालांकि हिमाचल में कामयाबी मिली, कर्नाटक में कामयाबी मिली, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये कुछ एक उदाहरण है, लेकिन थोड़ा समय बीत गया उसके इनके बाद में ही फिर ये इंडिया ब्लॉक के प्रयास शुरू हुए थे, क्योंकि समझ में आ गया बात सिर्फ इन राज्यों में लड़कर, और इन राज्यों में भी तब जबकि हम बीजेपी को टक्कर नहीं दे पा रहे हैं ठीक से। तो हमें अगर एक अच्छा सामूहिक रूप से कुछ मजबूत प्रदर्शन करना है तो देश के तमाम दलों को जोड़ना पड़ेगा। तो ये प्रयास हुआ, कुछ अनमने ढंग से, कुछ बाय चॉइस जुड़े,
कुछ नहीं जुड़ने के उसके अलावा कोई चारा भी नहीं दिखाई देता है। महाराष्ट्र में जैसे आपने देखा कि एक गठबंधन बना, अभी जैसे उद्धव ठाकरे गुट है शिवसेना का यूबीटी ग्रुप, उसकी तरफ से भी प्रियंका चतुर्वेदी शामिल हैं। वो कह रही हैं गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। सलमान खुर्शीद जा रहे हैं और भी ऐसे कई नेता हैं जो इसमें शामिल हैं डेलीगेशन में, और वो अलग अलग दलों का प्रतिनिधित्व इस डेलीगेशन में कर रहे हैं। इन दलों की तरफ से कोई मैंने नहीं सुनी है, मतलब हो सकता है कोई आई हो तो कुल मिलाकर इस पूरे मामले पर कांग्रेस की एक अलग सियासत देखने को मिल रही है। कांग्रेस की अपनी राजनीति है, मैं उस पर टिप्पणी नहीं कर सकता हूँ। फिलहाल देखकर ऐसा लग रहा है कि इसका इम्प्रेशन, क्योंकि हम लोगों से भी बात करते हैं, बीइंग अ मीडिया पर्सन, बीइंग अ जर्नलिस्ट, हम लोगों का संवाद जनता से भी होता है, तो जनता का एक रिएक्शन मिलता है। सोशल मीडिया को भी आप देखते हैं तो बहुत ज़्यादा इसको बहुत पॉजिटिवली लिया जा रहा हो कि आप ऑपरेशन सिंदूर पर सवाल खड़े करें, आप सरकार के ख़िलाफ़ इस पर कोई स्टैंड लें, इसको बहुत जनता पसंद करेगी, ऐसा मुझे नहीं लगता। लेकिन कांग्रेस का नेतृत्व क्या सोच रहा है, उनके रणनीति क्या सोच रहे हैं वो जाने। और ये सिर्फ मैं नहीं सोच रहा हूँ, ये इंडिया ब्लॉक के तमाम नेता भी सोच रहे हैं, इसीलिए ये इंडिया ब्लॉक बिखरता दिखाई दे रहा है। मुझे लगता है इस पॉइंट के बाद में एक ऐसा बिखराव आएगा कि जुड़ना बड़ा मुश्किल होगा। क्या होता है कि आप जिसके साथ जुड़ते हैं ना, उसकी खूबियों की वजह से तो उससे जुड़ते हैं, लेकिन उसकी खामियों को भी स्वीकार करना पड़ता है। तो आपने ऑपरेशन सिंदूर के बाद सेना या सरकार की कार्रवाई पर जो सवाल खड़े किए थे, उसका जवाब हमें भी देना पड़ेगा। हो सकता है इससे कतराते दिखाई दें आने वाले दिनों में ये दल। तो इंडिया ब्लॉक कहीं ना कहीं बिखरता हुआ नजर आ रहा है ऑपरेशन सिंदूर के बाद। देखना ये होगा कि बिहार की राजनीति में और आगे चलकर इंडिया ब्लॉक क्या सचमुच बिखर जाते हैं या फिर कुछ बदलाव हो सकता है। इसको लेकर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर शेयर करें।